had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. जगह जगह दुनिया जल रही है, कहीं चिंगारियां निकल रही हैं, कहीं आग भड़की हुई और कहीं बम और बारूद ने ज्वालामुखी से ज्यादा तबाही मचा रखी है। छोटी या बड़ी हर जंग की अपनी कहानी है, लेकिन क्या हर एक कहानी जो दुनिया को बताई जाती है वही सही है, या फिर इनसाइड स्टोरी कुछ और है? क्या कुछ और है जो दुनिया के सामने आता ही नहीं? कुछ ऐसे किरदार जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। इन लड़ाइयों में आम लोग, विद्रोही गुट, प्राइवेट आर्मी से लेकर देश की सेनाएं तक शामिल रहती हैं, और कई जंग तो ऐसी है जो लगता है कभी ना खत्म होने वाली जंग बन गई है। सीरिया की अंदरूनी लड़ाई, यूक्रेन और रूस की जंग, गाजा में हमास इजराइल की लड़ाई, यमन और लेबनान की अंदरूनी लड़ाई, अब ईरान की ये जंग। जंग का मतलब होता है नुकसान, नुकसान और सिर्फ नुकसान। किसी भी जंग की तस्वीर हम देखते हैं तो क्या दिखता है? डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। युद्ध का सबब ही होता है खून खराबा, बम, बारूद और बर्बादी के मंजर के साथ दिखती है मरती हुई मानवता। इंसान मौत का आंकड़ा बन जाता है और हर दिन एक इंसान अगला नंबर बनकर इसमें शुमार होता रहता है। ये सब काफी है किसी के भी बदन में सिहरन पैदा करने के लिए, दिलों में दहशत पैदा करने के लिए। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये अगर आम लोगों के लिए मौत और दहशत का खौफनाक खेल है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये खेल भूख का हो सकता है। ये हंगर गेम है, हंगर पैसों की, हंगर ताकत की, हंगर वर्चस्व की। अट्ठाईस फरवरी 2026 से जो युद्ध ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल लड़ रहे हैं, उसमें भले ही हम और आप नहीं शामिल हैं, फिर भी हमें शामिल कर लिया गया है। इस युद्ध ने दुनिया के आने वाले कल को एक ऐसा अंधेरा दिया है जिससे निकलने में वर्षों बीत जाएंगे। लेकिन कुछ देश हैं जिनके लिए ये युद्ध एक अवसर है और वो इससे अपनी जेब भर रहे हैं। एक ऐसा चेक पॉइंट जहां से दुनिया का 27% तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG गुजरता है, वो इस युद्ध की वजह से बंद हो गया है। दुनिया का 20 से 30% फर्टिलाइजर भी इसी संकरे रास्ते से होकर जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर दुनिया की ताकतवर शक्तियां कंट्रोल चाहती हैं।
negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि उन्होंने जानबूझकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप कहा है। ये महाशक्तियों के युद्ध को एटीएम बनाने के उस मिजाज को जाहिर कर देता है जिसमें उनका हंगर गेम चलता है, और इस हंगर गेम का पहला फेज ही कमाई की भूख। जैसे ही पश्चिम एशिया का गैस और तेल फंसा, पूरी दुनिया की नजरें सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश की ओर घूम गई हैं। ये जाहिर है कि ईरान और आसपास के मुल्कों में तेल और गैस की फैसिलिटीज पर हमलों के बाद उनके शुरू होने और सामान्य होने में वर्षों का समय लग सकता है, और उसका फायदा उठाएगा अमेरिका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च डिवीजन की एक रिपोर्ट कहती है कि इस टकराव से आर्थिक फायदा उठाने के लिए अमेरिका सामने आ सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया में लंबी चलने वाली जंग का सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिल सकता है, खासकर तेल और गैस के कारण। इसका कारण यह है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पहले से एक बड़ा ढांचा बदल रहा है। यूक्रेन जंग के बाद यूरोप ने रूसी गैस से तेजी से दूरी बना ली और अब वो एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ज्यादा निर्भर हो गया है, जिसमें बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। अगर मिडिल ईस्ट में टकराव सप्लाई को प्रभावित करता रहा और कीमतें बढ़ती रहीं, तो अमेरिकी एनर्जी एक्सपोर्ट्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। यूरोप का रूस से दूर होना इस बदलाव की बुनियाद है। पहले यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं काफी हद तक रूस से पाइपलाइन गैस पर निर्भर थी, लेकिन जंग और पाबंदियों के बाद ये निर्भरता तेजी से टूट गई। यानी रूस और यूक्रेन की जंग ने भी अमेरिका के लिए वो रास्ते बनाए जिससे वो यूरोपियन यूनियन के खर्च के उस हिस्से को हथिया सके जो रूस को जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय यूनियन में रूस की पाइपलाइन गैस की हिस्सेदारी 2021 में करीब 40%, जो 2025 में घटकर 6% रह गई। अगर पाइपलाइन और एलएनजी दोनों को जोड़ दें, तब भी 2025 में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 13% रह गई है। राजनीतिक तौर पर भी यूरोप अब रूस से दूरी बनाए रखने के फैसले को स्थायी बना रहा है। जनवरी 2026 में यूरोपीय यूनियन ने एक नियम लागू किया, जिसके तहत मार्च 2026 से रूस से आने वाली एलएनजी और पाइपलाइन गैस के आयात पर रोक लगा दी गई। हालांकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ समय दिया गया। 2027 तक रूस से गैस आयात लगभग पूरी तरह खत्म हो सकता है, यानी यहां फिर अमेरिका को बिजनेस का मौका मिलता है। इस बदलाव के चलते यूरोप को जल्दी नए सप्लायर्स ढूंढने पड़े। पाइपलाइन गैस की जगह अब समुद्री रास्ते से आने वाली एलएनजी की मांग तेजी से बढ़ गई है। इस नए माहौल में अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तो यही माना जा रहा था कि यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा और रूस के सामने उसे सरेंडर करना होगा। लेकिन अमेरिका से सैन्य मदद मिलती रही। यूरोप के भी देश लगातार यूक्रेन को हथियारों के खेप भेजते रहे और पिछले 4 वर्षों से रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहे हैं। 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 35,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, लाखों लोगों की जिंदगी नरक जैसी हो गई। लेकिन अमेरिका ने इस जंग में ईंधन डालकर इसे इस प्रकार से जियोपॉलिटिकल वॉर में तब्दील किया कि रूस से होने वाला यूरोप का व्यापार बदल गया। एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2025 में यूरोपीय यूनियन ने 140 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा एलएनजी आयात की, जिसमें लगभग 58% अमेरिका से आई। 2021 से 2025 के बीच अमेरिकी एलएनजी सप्लाई लगभग 3 गुना बढ़ गई। अब ईरान युद्ध भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ईंधन का काम करने वाला है। फौरी तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका को इस जंग में हर रोज $1 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं और उसे भी ऊर्जा संकट से गुजरना पड़ रहा है।
अमेरिका में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और उसका असर राष्ट्रपति ट्रंप की रेटिंग पर भी पड़ रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर और स्टोरेज क्षमता विकसित करा के इस मौके का फायदा उठाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की कंपनियों ने जल्दी से फ्लोटिंग स्टोरेज टैंकर्स तैयार किए, जिससे सप्लाई में आने वाली दिक्कतों को संभाला जा सके। इसका मतलब यह है कि जब यूरोप की मांग बढ़ती है या दुनिया में सप्लाई कम होती है तो अमेरिका बाजार का बड़ा हिस्सा पकड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, दुनिया के एनर्जी व्यापार में हो रहे इस बदलाव ने अमेरिकी एलएनजी एक्सपोर्टर्स को केंद्र में ला दिया है। अब ईरान की जंग के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। एक ही दिन में कीमतें 30% तक बढ़ी थी और फिलहाल $110 प्रति बैरल से ऊपर क्रूड ऑयल की कीमत चल रही है। पश्चिम एशिया के कई देश उत्पादन कम कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसा अहम रास्ता अभी भी लगभग बंद ही है। गैस मार्केट खास तौर पर दबाव में है। यूरोप सर्दियों के बाद कम स्टोरेज के साथ बाहर आया है, इसलिए उसे गर्मियों में बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदनी होगी। वहीं एशिया के खरीदार भी उसी सीमित सप्लाई के लिए मुकाबला कर रहे हैं। सप्लाई में रुकावट अब पूरे एनर्जी सिस्टम में दिख रही है और हालात आगे भी निकट भविष्य में तो ठीक होते नहीं दिख रहे हैं। बात सीज फायर की हो रही है, लेकिन हमले और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, क्योंकि सैन्य ठिकानों के साथ ही फैक्ट्री और ईंधन के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन सेंटर रास लाफान, जो कतर में है, जंग के कारण बंद हो गया है। इससे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई और कम हो गई है। कतर ने साफ कर दिया है कि वो ये प्लांट अगले 5-6 साल तक शुरू नहीं कर सकेगा, यानी गैस की कमी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, आने वाले समय में इन हालात में अमेरिकी एक्सपोर्टर्स सबसे बेहतर स्थिति में हैं। आर्थिक रूप से भी अमेरिका को फायदा है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 में अमेरिका में गैस की लागत लगभग $3.63 प्रति यूनिट है, जिससे ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्च जोड़ने के बाद भी मुनाफा 200% से ज्यादा हो सकता है। कम दूरी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यूरोप पहले ही अमेरिकी एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। 2025 में अमेरिका की 68% एलएनजी यूरोप गई थी और ये रुझान आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। ये तो जंग से यूरोप में आई सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, जिसका फायदा अमेरिका को मिल रहा है। लेकिन जंग की वजह से एशियाई मुल्कों में आई सप्लाई चेन की दिक्कतों का फायदा कौन उठा रहा है और कौन सा मुल्क है जो दुनिया में आई खाद की कमी को पूरा करने के लिए जंग का फायदा उठा रहा है और कहीं ज्यादा महंगी कीमत पर जरूरतमंद देशों को बेच रहा है। धमाकों की गूंज से हजारों किलोमीटर दूर मॉस्को के बंद कमरों में नोटों की बारिश हो रही है। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया के खौफ और अनिश्चितता में डाल दिया है, लेकिन रूस के लिए यह एक लाइफलाइन बन गया है, एक ऐसा जीवन दान जिसने रूस की डूबती हुई इकोनॉमी में फिर से जान फूंक दी है। पूरी दुनिया देख रही है कि पश्चिम एशिया में तेल और गैस के उत्पादन से लेकर सप्लाई पर असर पड़ रहा है और इसका फौरी तौर पर सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वो है रूस, जिसे एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि रूस ईरान युद्ध का सबसे बड़ा विनर है। इस युद्ध से ठीक पहले रूस एक भयानक बजट संकट की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस का तेल कौड़ियों के भाव बिक रहा था और ग्राहकों की संख्या लगातार गिर रही थी।
फरवरी तक रूस का तेल एक्सपोर्ट अपने सबसे निचले स्तर पर था, लेकिन फिर पश्चिम एशिया में आग लगी और पूरा ग्लोबल गेम पलट गया। मिड मार्च तक तो रूस के यूराल्स क्रूड तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो कि फरवरी के मुकाबले दोगुनी थी। इसका मतलब जानते हैं आप? रूस हर महीने $8.5 बिलियन की एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है। इसमें से $5 बिलियन सीधे रूस की सरकार के खजाने में जा रहे हैं और बाकी तेल कंपनियों की जेब में। दुनिया इस कदर डर गई कि तेल की ग्लोबल सप्लाई ना रुक जाए और बस अमेरिका को भी मजबूर होकर समंदर के रास्ते जाने वाले रूसी तेल पर से कुछ पाबंदियां हटानी पड़ी। ईरान के तेल पर भी पाबंदियां हटाई। मकसद था ग्लोबल तेल का दाम कम करना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो रूस कल तक अपना तेल बेचने के लिए भारत और चीन को डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, अब ज्यादा कीमत की मांग करने लगा है। लेकिन कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। ईरान युद्ध के कारण दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में आ गया है। ये रास्ता नेचुरल गैस, LNG और फर्टिलाइजर यानी कि खाद की सप्लाई की सबसे बड़ी नस है। और आपको बता दें कि रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस और फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है। हॉर्मुज का रास्ता बंद होने के डर से अफ्रीका के देश नाइजीरिया और घाना अब रूस से एडवांस में फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं और रूस इसके जरिए दुनिया के दूसरे हिस्से में अपना कंट्रोल पक्का कर रहा है। यूरोप भी मजबूर होता दिख रहा है उस डेडलाइन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसके तहत वो 2027 तक रूसी गैस को पूरी तरह से बैन करने का फैसला ले चुका था। और चीन का रुख देखिए। कल तक जो चीन रूस की पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रहा था, आज हॉर्मुज के बंद होने के डर से इसे सबसे सुरक्षित जमीनी रास्ता मान रहा है। माना कि महंगाई रूस में भी 6% तक बढ़ रही है और उसकी लंबी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी कमजोर है, लेकिन ईरान युद्ध ने पुतिन को वो सबसे कीमती चीज दे दी जिसकी उन्हें जरूरत थी, यानी कि वक्त। आज की सच्चाई यही है, जब दुनिया के किसी कोने में खून बहता है तो सुपर पावर देशों की तिजोरियां भरती हैं। जब तक पश्चिम एशिया जलता रहेगा, मुनाफे और ताकत का ये गेम चलता रहेगा। रूस ने युद्ध के दौरान ये भी साबित किया कि अनाज भी एक वेपन बन सकता है और पावर गेम का हिस्सा बन सकता है। यूक्रेन जंग के दौरान अनाज को लेकर भी रूस और यूक्रेन में लूटपाट मची हुई थी। रूस पर आरोप लगाए गए कि उसने यूक्रेन के अनाज के गोदामों और बंदरगाहों को तबाह किया और 2 मिलियन टन से ज्यादा अनाज चुराकर अपने खुफिया जहाजों के जरिए दुनिया भर में बेच दिया। रूस ग्लोबल मार्केट के 22% गेहूं पर कंट्रोल करता है। रूस ने पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अनाज के जरिए कूटनीति का खेल खेला और दावे किए जाते हैं कि मुफ्त अनाज के बदले संयुक्त राष्ट्र में रूस ने अपने पक्ष में वोट हासिल किए। वही अमेरिका, जिसने फिलहाल ईरान पर युद्ध छेड़ रखा है, यूक्रेन वॉर के समय ये बताने में जुट गया था कि दुनिया का कंट्रोल अमेरिका के पास है, रूस के पास नहीं। रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंधों को लगाया गया। रूस के साथ बिजनेस करने वाले देशों को धमकियां दी जा रही थी और तो और यूक्रेन को हथियारों के साथ मदद करके और रूस यूक्रेन वॉर की भयावह तस्वीर दिखाकर अमेरिका ने यूरोपियन मुल्कों को हथियार बेचे। अब ईरान के साथ जंग चल रही है तो पावर का गेम फिर से खेला जा रहा है। तेहरान को मॉस्को से इंटेल की मदद मिल रही है और तो और ईरान ने तमाम ऐसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया है जिसमें आशंका ये है कि रूस की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही रूस ने तेल के खेल में भी घाटे में जा रही अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने का प्लान सेट कर लिया है। द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक अगर यूक्रेन के साथ 4 साल से चल रहा युद्ध आगे भी लंबा चलता है तो रूस की सरकार तेल से मिली एक्स्ट्रा कमाई को सेना और रक्षा खर्च में लगा सकती है। रूस पहले ही 2026 के लिए रक्षा बजट में 12.9 ट्रिलियन रूबल लगभग 157.4 अरब डॉलर तय कर चुका है। द मॉस्को टाइम्स ने एक्सपर्ट्स के हवाले से दावा किया है कि इस साल यूराल्स क्रूड की औसत कीमत
75 से $80 प्रति बैरल रहती है, तो भी रूस को तेल और गैस से 3 से 4 ट्रिलियन रूबल यानी कि 37 से 49 अरब डॉलर की एक्स्ट्रा कमाई होती है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक रूस की तेल निर्यात से कमाई पिछले हफ्ते करीब 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे ज्यादा है और फरवरी के अंत के मुकाबले करीब 120% ज्यादा है। रूस का लक्ष्य अमेरिका की तरह दुनिया पर राज करना नहीं है। रूस का लक्ष्य सिर्फ अमेरिकी सिस्टम को तोड़ना और उसे हर जगह उलझा कर रखना है। पुतिन जानते हैं कि जो देश अमेरिका के डिक्टेशन से परेशान है वो आसानी से रूस के साथ खड़े हो जाएंगे। एशिया, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक कई देश रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहे हैं। वही अमेरिका दबाव की नीति बनाकर सुपर पावर बने रहने की कोशिश में जुटा है। खुद को पीस मेकर कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन हथियारों को बेहतरीन दर्जे का कहा है, अब अमेरिका उनका उत्पादन 4 गुना बढ़ा रहा है। यह तय हो चुका है। व्हाइट हाउस की उस मीटिंग में जिसमें शामिल थी अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी के सीईओ, जहां करीब 60 से 80 देश युद्ध या उससे जुड़े संकट झेल रहे हैं। लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने के लिए नहीं है, ना जाने कितने ही बच्चों और लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में भी कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हथियारों का उत्पादन बढ़ा दिया है और दुनिया को जंग के अंधे कुएं की तरफ धकेल रहे हैं। Made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया के टॉप वेपन सप्लायर देश। अमेरिका तो सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। 2026 में अमेरिका का सैन्य बजट लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर था। यूएस बजट का तीसरा सबसे बड़ा खर्च ही डिफेंस है, जिसमें हथियार और उनकी खरीद पर करीब 200 अरब खर्च किया। खास बात तो ये है कि अमेरिका का सैन्य बजट हर साल बड़ा ही है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पश्चिम एशिया के जंग के बाद जिस तरह अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हुए हैं, उसे अपना हथियारों का बजट बढ़ाना ही होगा, क्योंकि अमेरिका को ऐसी लड़ाइयों, युद्ध की लत है और उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सेदार भी है। अमेरिका सीधे या बैकडोर से दुनिया की अमूमन हर जंग में शामिल रहता है। पिछले हफ्ते अमेरिका की बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स की कीमतें बढ़ गईं। इनमें नॉर्थरोप ग्रुमेन, RTX और लॉकहीड मार्टिन शामिल है। ईरान से चल रहे युद्ध में अमेरिका क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट, हेवी बॉम्बर्स, ड्रोन, एयर डिफेंस और ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। वह ईरान भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अमेरिका के कई डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही अमेरिका जिन मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर दुनिया भर में डंका पीटता था, उसे भी इस युद्ध में कई मौकों पर मात दी जा रही है। यहाँ भी एक तरह से अमेरिकी मिलिट्री पावर और रूसी और चीनी मिलिट्री पावर की जंग चल रही है। ईरान के अधिकतर हथियार चीन और रूस की तकनीक पर बने हैं और वो अमेरिकी तकनीक को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का मकसद किसी विचारधारा को जिताना नहीं, इसका मकसद हथियारों की ग्लोबल फैक्ट्री को 24 घंटे चालू रखना है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2021 से 2025 के बीच दुनिया भर में बड़े हथियारों के व्यापार में 9.2% की भयानक बढ़ोतरी हुई। ये उछाल कोई इत्तेफाक नहीं है, ये दुनिया भर में फैले डर और असुरक्षा का सीधा रिजल्ट है। इस हथियारों की रेस का सबसे बड़ा विनर अमेरिका है। आज दुनिया के कुल हथियार एक्सपोर्ट में अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 42% हो चुका है। अमेरिका ने 99 देशों को अपने हथियार बेचे हैं और इस पूरे ग्लोबल मार्केट में अमेरिका का दबदबा ऐसा है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ईरान युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट के देशों में दहशत का माहौल है।
उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और इसी चिंता का फायदा हथियारों की कंपनियां उठा रही है। सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे देश अपनी सेनाओं को अपग्रेड करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। अकेले सऊदी अरब अमेरिका के 12% हथियारों का खरीदार बन चुका है और कतर ने भी अपने इंपोर्ट को दोगुना कर दिया है। अमेरिका इन देशों को फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्मार्ट बम बेच रहा है। पेंटागन के जरिए अमेरिका की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को 2020 से 2024 के बीच $2.4 ट्रिलियन के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों की पूरी जीडीपी इसके सामने छोटी पड़ जाए। हथियारों की बिक्री को अब सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं देखा जाता, बल्कि अमेरिकी इकोनॉमी को टॉप पर रखने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। ये एक परफेक्ट और खौफनाक बिजनेस मॉडल है। देश डरे हुए हैं, उन्हें हर हाल में सुरक्षा चाहिए और इस सुरक्षा की कीमत करोड़ों अरबों डॉलर के हथियारों के रूप में चुकाई जा रही है। पश्चिम एशिया की जमीन पर जब कोई बम गिरता है तो उसका धमाका भले ही वहां के लोगों की जान लेता हो, लेकिन उसकी गूंज से वॉशिंगटन और मॉस्को के शेयर बाजार में डिफेंस कंपनियों के शेयर ऊपर चले जाते हैं। जो शांति के लिए ताकत की बातें करते हैं वो दरअसल अपने देश की हथियार बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों का प्रमोशन कर रहे होते हैं। इस वॉर इकोनॉमी का सबसे कड़वा सच यह है कि इन युद्धों को जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा, इन्हें इसलिए लड़ा जा रहा है ताकि ये चलते रहें। अमेरिका और रूस के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए शांति एक ऐसा घाटा है जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए कूटनीति के नाम पर सिर्फ बातें होती हैं, जबकि बैकडोर से हथियारों की सप्लाई जारी रहती है। हर एक संघर्ष अमेरिका और रूस की इकोनॉमी के लिए कैश काउ की तरह है, जिसे पालने की कीमत है दुनिया, असुरक्षा और दहशत का माहौल। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones. We see this drive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict.